Now we are going to solve the textbook exercise which is given at the end of the chapter, and in this exercise we have total 18 questions. So let's try to solve them. So these questions we have to solve. There are total 18 questions which are given in this exercise. So the very first question is, an object experience a net जीरो एक्सटर्नल फोर्स की एक ऑब्जेक्ट है जो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, जीरो. ठीक है ना, जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स वो कैसा है, जीरो के बराबर है. इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. इफ नो, प्रोवाइड ए रीजन. तो देखिए कि कोई ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और वो ऑलरेडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब ये कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर जो भी नेट फोर्सेस लग रहे हैं वो जीरो हो? तो देखिए, यस ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि अगर नेट फोर्सेस अगर इस पे जीरो लगेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे और उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज चलता रहेगा. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स उस पर लग रहा है वो कैसा लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, और बैलेंस्ड फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या माना जाता है, जीरो होता है. ठीक है ना. तो यस, एन ऑब्जेक्ट मे ट्रेवल विद नॉन जीरो वेलोसिटी इवन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन इट इज जीरो. तो देखिए ये वो वाले सिचुएशन है जो हमने पहली स्लाइड में जो हमने पढ़ा था. ठीक है ना, कि अगर बैलेंस्ड फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. और ऐसा फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं लेके आता. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो उसी मोशन में रहेगा और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है ना, अगर नेट फोर्सेज उस पर जीरो अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है ना, बैलेंस्ड फोर्सेज अगर उस पर लग रहे हैं. अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेज लगते तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी भी बदल जाती, हो सकता है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती. तो वो देखना पड़ता है कि किस तरीके से फोर्स उस पर लग रहा है. क्लियर है? तो कंडीशंस क्या दे रखी हैं इसमें, इफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये वही सारी चीजें बता दी मैंने. ठीक है ना, तो इन कंडीशंस की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां तक भी रख सकते हो इसको. क्लियर है? तो ये कंडीशंस देख लेते हैं. लेकिन एक बार क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे और स्ट्रेट लाइन में मूव करे. ठीक है ना, इफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड इन ए स्ट्रेट लाइन, तब भी जो नेट फोर्सेज हैं उसके ऊपर जीरो लगेंगे. और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड नॉट बी अल्टर्ड, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स रहे और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी फिक्स रहे. तो एक ही बात है, पहला दूसरा पॉइंट एक ही चीज बता रहे हैं. देयर शुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड, तो ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो. तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस केस में भी कैसी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म होगी. तो कहने का मतलब तीनों ही पॉइंट्स में क्या चीज कॉमन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए और एक सेम डायरेक्शन होनी चाहिए. ठीक है ना, और ये भी देखो एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस मतलब ये भी एक तरीके से रुकावट पैदा करेगी, एक तरीके से फ्रिक्शन पैदा करेगी. ठीक है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये भी इसकी स्पीड को कम करेगा. लेकिन स्पीड हमें कैसे चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड. तो सारे पॉइंट एक ही चीज बता रहे हैं कि मोशन कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए. ठीक है ना, तो इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये एक लाइन लिख सकते हो इसमें. ठीक है ना. तो इफ any of the four conditions is not fulfilled, the answer will be no. The reason is that the external unbalanced force is needed for initiating the motion and also for any change in its velocity. तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए चारों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो उस केस में क्या हो रहा है कि उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज लग रहे हैं. और जब अनबैलेंस्ड फोर्सेज लगेंगे तो उस केस में उसकी मोशन में और उसकी डायरेक्शन में दोनों में ही क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा. ठीक है ना. तो कहने का मतलब वही है कि फिक्स कंडीशन होनी चाहिए. कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट मतलब सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है ना. तो उस केस में
जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो कैसे फोर्सेस होंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे, और बैलेंस्ड फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि डस्ट पार्टिकल जो कारपेट के ऊपर चिपके रहते हैं और जैसे हम कारपेट को हिलाते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है अलग हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि डस्ट पार्टिकल किस में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, अभी भी रेस्ट पोजीशन पे है। और जैसे आप कारपेट को हिलाते हो तो कारपेट किस में आ गई, मोशन में आ गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल अभी भी किस में है, रेस्ट पे है। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, मोशन का जो डिफरेंस आ गया, इस वजह से जो है डस्ट पार्टिकल आपके अलग हो जाते हैं। तो व्हेन वी बीट द कारपेट विद ए स्टिक इट कम्स इनटू मोशन। तो कारपेट जो है मोशन में आ गई, बट द डस्ट पार्टिकल्स कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द कारपेट, कारपेट से अलग हो जाते हैं। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? कि हमेशा देखिए आप लोगों ने कभी भी ट्रेवलिंग किया होगा, अगर जब भी हम बस की छत के ऊपर कोई भी लगेज रखते हैं, कोई भी सामान रखते हैं, तो कंडक्टर हमेशा क्या बोलता है, अपने सामान को बांध दो, ठीक है ना। अगर बस की छत पे जो भी आप सामान रखते हो तो उसको बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर बस जब एकदम से सडन मान लीजिए चलना शुरू करेगी तो उस केस में लगेज आपका क्या रहेगा, अभी भी ड्यू टू इनर्शिया वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो लगेज आपका पीछे की तरफ खिसकेगा। और ऐसे मान लीजिए अगर बस बहुत तेज चल रही है और उसने सडन ब्रेक लगा दिया तो अभी लगेज क्या है, लगेज तो अभी भी मोशन में ही है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो लगेज वहां पे क्या जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। और अगर मान लीजिए बस ने कोई शार्प टर्न ले लिया किसी मोड़ के ऊपर, तो उस केस में जो लगेज है वो साइड में खिसकेगा। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें तीनों ही केसेस में लगेज जो है वो बस की छत से गिर सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कंडक्टर हमेशा क्या बोलता है कि आप अपने लगेज को बांध के रखो अगर छत पे रखना है तो ड्यू टू सडन जर्क और ड्यू टू बस टेक्स शार्प टर्न ऑन द रोड द लगेज में फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। टू अवॉइड दिस द लगेज इज टाइड विद ए रोप ऑन द रूफ। क्लियर है? A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop because. अब देखिए किसी बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया और वो हिट जो है ग्राउंड के ऊपर जो है रोल करते हुए जाती है, ठीक है ना, रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड के ऊपर रोल करते हुए जाती है और कुछ टाइम के बाद वो बॉल जो है रुक जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसने रीजन क्या दे रखे हैं, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, कि बैट्समैन ने इतना जोर से बॉल को नहीं हिट किया, या वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन एंड देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल कुड वांट टू कम टू रेस्ट। तो कहने का मतलब अब वो बस वो जो बॉल है वो रुकती क्यों है, ग्राउंड के ऊपर कुछ दूर चल के वो रुक जाती है। क्यों, क्योंकि उस बॉल के ऊपर जो है एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगा रहा है उसके ऊपर, ग्राउंड लगा रहा है। तो क्योंकि ग्राउंड का सरफेस कैसा है, रफ है, तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, अपोजिट फोर्स होता है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और उसके ऊपर ये बॉल है और बॉल इस तरफ जा रही है, तो ग्राउंड हमेशा क्या करेगा, उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड को कम करता चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी पार्ट। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि एक फोर्स लग रहा है बॉल के ऊपर जो कि उसकी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और ये फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है ये, ठीक है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक ट्रक है जो रेस्ट से शुरुआत करता है और धीरे धीरे किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ आता है। तो जब वो नीचे आ रहा होता है तो उस दौरान उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स वेलोसिटी से वो
नीचे आ रहा है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट, मतलब उसकी अगर एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो उसकी स्पीड जिस हिसाब से बढ़ रही है वो एक फिक्स रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, 20 सेकेंड के अंदर। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है, उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, और हमें यह भी देखना है कि उसमें फोर्स कितना लगेगा अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 7 मीट्रिक टन है। तो 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, 1000 केजी होता है ना, तो ये 7000 केजी हो गया ये, ठीक है ना। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी, एक टन में जो है 1000 केजी होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, क्योंकि ट्रक किस पे था, अभी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और ट्रक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 400 मीटर, तो एस कितना हो गया, 400 मीटर डिस्टेंस, 400 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है इस दौरान, 20 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालने और फोर्स निकाल, तो देखिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस वी हैव स्टडीड, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो उसमें से देखिए आप कौन सी यूज करोगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो S की वैल्यू दे रखी है 400 और इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ a, ये हमें निकालना है, और टाइम कितना दे रखा है 20, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सारे के सारे वैल्यूज आ गई, a अननोन है तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये फिक्स एक्सेलरेशन के साथ जो है ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है फोर्स की, फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स हमें पता है किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास हमें दे रखा है कितना, 7 मीट्रिक टन है, तो 7 मीट्रिक टन है तो मीट्रिक टन को केजी में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया 7000 केजी, तो मास तो हो गया हमारा 7000, और एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो हो गया 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 14000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और दूसरी यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन भी होती है, तो आप न्यूटन लगा सकते हो, ठीक है ना, दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक कोई पत्थर है जिसका मास कितना है, 1 kg है, और उसको थ्रो किया जा रहा है, उसको फेंका जा रहा है, किस वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये तो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया उसका मास। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, तो जिस लेक के ऊपर फेंका गया है वो लेक कैसी है, जमी हुई लेक है, नदी है कोई जमी हुई है, उसके सरफेस के ऊपर एक पत्थर हमने फेंका, ठीक है ना, और वो पत्थर क्या है, कुछ दूर जाके रुक जाएगा, ठीक है ना, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो ये कह रहा है कि 50 मीटर तो वो उसके ऊपर स्लाइड करते हुए जाएगा और उसके बाद वो रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे 0, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 50 मीटर। अब क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, क्योंकि वो पत्थर रुकता क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसी वजह से तो वो रुका है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ही हमें निकालना है, कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा। तो एक चीज तो मैं ये बता दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट फोर्स होता है, तो देखिए इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, हम सिंपल सोल्व करेंगे देखना, लेकिन इसकी वैल्यू जो आएगी नेगेटिव में आएगी। और मास देखिए अब गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए, तो मास हो गया 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 50 मीटर, तो ये सारी वैल्यूज क्या है गिवन है, एम यू वी और ऐसी सारी वैल्यू गिवन है। फोर्स हमें निकालना है, ठीक है ना। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें मास पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो मास तो हमें पता है, मास कितना है 1 kg है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो हमें जो ये चीज़ें दे रखी हैं इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइए आप, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। तो बाकी की जो 2 इक्वेशन है उसमें देखो टाइम आता है, तो टाइम हमें दे नहीं रखा, इसलिए वो 2 इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमें दे ही रखी हैं। एक्सेलरेशन आप यहां से निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन किस में आई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव में क्यों आ रही है एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ऑब्जेक्ट। यही सारी वैल्यूज आपको फोर्स में पुट करनी है, तो मास हो गया 1 और एक्सेलरेशन हो गया -4, तो आंसर कितना आ गया, -4 न्यूटन। तो देखा फ्रिक्शनल फोर्स
की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि ये अपोजिट फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, अपोजिट फोर्स है ये, ठीक है ना। जो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है ना। तो एक इंजन है जिसका वजन हमें दे दिया गया है, जिसका मास कितना है 8000 kg है, और वो क्या कर रहा है, वैगन्स मतलब डब्बों को खींच रहा है वो इंजन। कितने डब्बे हैं, ये मालगाड़ी के डब्बे मान लो कितने हैं, 5 डब्बे हैं, और 5 वैगन्स, 1 2 3, ये 4 और ये 5 वैगन को वो खींच रहा है, ठीक है ना। और हर एक वैगन का वेट कितना है, मास कितना है 2000 kg, ठीक है ना। तो टोटल कितना खींचेगा ये, तो ये हो गया 10,000। तो 10,000 kg से उसको खींचेगा ये। 10,000 kg मतलब इतना मास जो है खींचेगा ये इंजन, ठीक है ना। ये इंजन खींचेगा, ये सब जुड़े हुए हैं इंजन के साथ, ये सब जुड़े हुए, ट्रेन बन गई है। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, तो इंजन जो है कितना फोर्स लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इसको खींचने में। एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, देन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन लग रही है, किस वजह से लग रही है, जो ट्रैक, जो लोहे की ट्रैक है वो भी तो कुछ फ्रिक्शन पैदा करेंगी, और वो फोर्स कितना लग रहा है 5,000 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन लग रहा है। और फॉरवर्ड जो इंजन खींच रहा है वो किस हिसाब से खींच रहा है, 40,000 न्यूटन। तो देखिए नेट रिजल्ट कितना आएगा, इंजन किस स्पीड से खींच पाएगा इसको, भाई 40,000 से तो वो खींचने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। 40,000 से वो खींचने की क्षमता रखता है, ठीक है, 40,000। लेकिन इस 40,000 में से इतना फैक्टर जो 5,000 जो आ रहा था, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो नेट रिजल्ट कितना आ गया, नेट रिजल्ट इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा आपको। तो नेट रिजल्ट कितना लगेगा, भाई इंजन एक्चुअल कितना फोर्स लगा पा रहा है, 35,000 न्यूटन, ये नेट फोर्स लगा पा रहा है ये, ठीक है ना। क्योंकि इतना फैक्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो हमारे काम आया नहीं, ठीक है। तो इसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, किसके बराबर लग रहा है, 35,000 न्यूटन के बराबर लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये फोर्स निकाला है, तो इंजन का फोर्स कितना है 40,000, और फ्रिक्शन का कितना है 5,000, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 35,000। तो ये तो हो गया फोर्स, ठीक है ना। और निकालना है क्या क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो निकालनी है, ठीक है ना। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो कितना नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स तो यही हो गया, 40,000 माइनस 5,000 तो 35,000 न्यूटन, तो ये तो हो गया नेट फोर्स। दूसरा क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन, तो आप फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लग रहा है 35,000, और अपॉन मास कितना है, तो मास यहाँ पे हो गया, वैगन्स का सबका मास आप पकड़ लो, क्योंकि एक का मास 22,000 kg है, तो सबका मास 5 वैगन है, तो पांचों का मास कितना हो गया 10,000 kg। तो ये 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। फिर क्या निकालना है, तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, एक वैगन दूसरी वैगन पे कितना फोर्स लगा रही है, एक वैगन दूसरे वैगन पे कितना फोर्स लगा रही है, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो तो इतना है 35,000, उसमें से आप माइनस कर दीजिए, भाई हर एक वैगन का अपने को माइनस करते हुए चलना पड़ेगा। तो एक वैगन इस पे कितना फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स कैसे आएगा, मास ऑफ द पर्टिकुलर वैगन इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स हो गया ना एक तरीके से ये वो वैगन का फोर्स, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन आ रहा है, तो क्योंकि ये मास और ये एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स,
तो ये फोर्स किसके बराबर है, तो मास ऑफ वैगन हो गया 2000 और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई थी 3.5, क्योंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट उसी स्पीड से चलेगी ना पूरी की पूरी ट्रेन। तो ये 3.5, तो ये आप मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो तो एक वैगन दूसरी वैगन पे 28,000 न्यूटन फोर्स लगाएगी। ठीक है ना, कहने का मतलब पूरी की पूरी ट्रेन तो देखिए इस फोर्स के साथ खींच रही है 35,000, लेकिन ये ट्रेन इसको खींच रही है इस वैगन को, और ये वैगन इस वैगन को खींच रहा है, तो इस वैगन पे भी तो फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा, तो वो ये पूछा है इसने। ठीक है ना, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना है 1500 kg है, तो मास गिवन है। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of इतना, कि व्हीकल को अब क्या करना है, ब्रेक लगाने हैं और इसको स्टॉप करना है, तो वहां पे जो स्टॉप होगा तो उस दौरान जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आएगी, क्योंकि स्पीड जो है धीरे धीरे कम होगी तभी तो रुकेगा वो, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो कितनी आ रही है वो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो हमें ये बताना है कि ब्रेक्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगा है, तो वो हमें निकालना है। तो फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास दे ही रखा है, एक्सेलरेशन दे ही रखी है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव के साथ है, तो जो फोर्स लग रहा है वो भी कैसे लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि उसको रोक रहा है वो। ठीक है ना, तो फोर्स आएगा इसमें -2550 न्यूटन। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम हमें पता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो D इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। What is the frictional force that will be exerted on the cabinet। कि कोई एक हॉरिजॉन्टल हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 200 न्यूटन का, किसके ऊपर, एक वुडन ब्लॉक है उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, और उसको हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्लाइड कर रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर। तो अब वो कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना उसके ऊपर लगेगा। ठीक है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाएगा, जिस सरफेस के ऊपर हम स्लाइड कर रहे हैं वो सरफेस उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो वो कितना लगाएगा, तो देखिए जब हम ये कहते हैं कि एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, वेलोसिटी को कम करती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम नहीं हो रही है, मतलब हम कंटिन्यू एक फोर्स लगा रहे हैं और इतना फोर्स लगा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो मेंटेन है, मतलब उतनी है। तो इसका मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं कंटिन्यू, कितना लगा रहे हैं 200 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही लग रहा है कंटिन्यू 200 न्यूटन का, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो द कैबिनेट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली व्हेन द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। ठीक है ना, कि जब कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, यूनिफॉर्म मोशन जब आती है। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म है यहाँ पे। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो हमने पढ़ा है कि जो नेट फोर्सेस उस पर लगेंगे वो कैसे लगेंगे, 0 लगेंगे। तो इसका मतलब अगर हम 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं उसको आगे ले जाने के लिए, तो इसका मतलब 200 न्यूटन फोर्स उसको पीछे लग रहा है रोकने के लिए। ठीक है, तो तभी तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यही हमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो नेट फोर्सेस उस पर क्या लगते हैं, 0 लगते हैं। तो देयरफॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कैबिनेट इज 200 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कैबिनेट। क्लियर है। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg एंड मूविंग इन द, अब दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और दोनों का ही मास कितना है 1.5 kg है, मतलब हर एक का मास, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास 1.5 है, दूसरे का भी 1.5 है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, मूव कर रहे हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इधर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में और एक उसी लाइन में जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, दोनों का मास सेम है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी भी दे दी इसने 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है, यानी कि U1 U2 हो गई।
विच दे स्टिक टुगेदर, what will be the velocity of the combined object after collision? अब देखिए आप कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है और दोनों के दोनों जो हैं एक ही लाइन में जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि वो कोलाइड करेंगे तो उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो एक बात तो ये बताओ कि जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोलाइड करेंगे क्या? वो कोलाइड करेंगे ही नहीं, और कोलाइड करेंगे नहीं तो फाइनल वेलोसिटी तो कुछ बनेगी ही नहीं। जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं इनिशियल जो वेलोसिटी है वही रहेगी उनकी थ्रू आउट, तो फाइनल वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, तो वो तो जीरो निकलेगी। ठीक है ना, एक अगर हम सीधा सीधा सोचें। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली निकाल के देखना चाहो तो कैसे निकालोगे? तो देखो मैथमेटिकली हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल मोमेंटम हम लगा देंगे। ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड फाइनल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन हम मोमेंटम देख लेते हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m1 u1 और m2 u2 हो जाएगा। u1 u2 क्या है? उनकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो मास दोनों के सेम है 1.5 1.5, और इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दे रखी है कि दोनों किस स्पीड से जा रहे हैं, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इसकी वेलोसिटी अगर आप पॉजिटिव लेते हो 2.5 मीटर पर सेकंड, तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस के साथ आएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये हम ले लेंगे माइनस के साथ 2.5 मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करोगे तो ये तो आएगा जीरो। ठीक है ना, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया आफ्टर कोलिजन? तो अभी इसके हिसाब से तो वो दोनों एक ही हो गया। ठीक है ना, दोनों की एक ही वेलोसिटी बनेगी। तो m1 प्लस m2 मतलब ये m1v प्लस m2v बनता है ये। ठीक है, तो v कॉमन आ गया तो m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो ये हो गया 3 kg, और वेलोसिटी v, तो देखिए इसको सोल्व करोगे तो आप v क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो मैथमेटिकली भी जीरो आएगी, और आप वैसे सिचुएशन देखो तो ये कोलाइड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना भाई, एक बस चिड़ाव से पिलानी की तरफ गई और एक गई चिड़ाव से झुंझुनू की तरफ, तो वो तो आपस में कोलाइड कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाई ए हॉकी स्टिक सो एज टू return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो यहां देखिए हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी होता है, और डेल्टा पी किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, तो मास, और फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी होती है v, और माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि m, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। अब क्योंकि यहां एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, बॉल की बात हो रही है, तो बॉल का मास तो सेम ही रहेगा। तो मास तो वो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मास तो हम कॉमन ले लेंगे, एक ही मास है वो, तो मास हमने ले लिया कॉमन। तो क्या आ गया? ये v माइनस u। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो मास हमें दे रखा है, बॉल का मास कितना है? 200 ग्राम। तो ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो गया? 0.2 kg। और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बॉल की। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? हॉकी स्टिक से स्ट्राइक करने से पहले बॉल की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, तो वो तो होगी इनिशियल वेलोसिटी। और स्ट्राइक करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी ना, पहले तो ज्यादा थी। ठीक है ना, ए हॉकी बॉल ऑफ मास इतना ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज स्टक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो इतनी वेलोसिटी उसकी कम हो गई है। ठीक है, और रिटर्न हो रही है, वापिस आ रही है। ठीक है, तो रिटर्न आ रही है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो ये अपोजिट डायरेक्शन हम किसके साथ लेंगे? माइनस के साथ। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? -5
मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला अपोजिट डायरेक्शन, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा है, रिटर्न बोल रहा है कि बॉल वापस रिटर्न आती है, तो रिटर्न आती है इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस के साथ आप वेलोसिटी को लगाओगे, तो -5। अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, m.2, v जो है -5 और u जो है वो माइनस के साथ फिर 10, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है वो माइनस में हो रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मोमेंटम आपका यहाँ पे कम हो रहा है, गिर रहा है वहां पे। क्लियर है?